तो हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपको मेरे इस नए चैनल पे। और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक लेटेस्ट एनिमे को जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड 1 के साथ। तो पहले एपिसोड को जानने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि करीब 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक ही कुछ पोर्टल्स खुलने शुरू हो गए। इन पोर्टल्स में कुछ मॉन्स्टर और जादुई क्रिएचर रहते हैं जिन पर नॉर्मल इंसान के हथियार का कोई असर नहीं होता। सिर्फ वही लोग इनसे लड़ सकते हैं जिनके पास मैजिकल पावर हो, और ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर्स को उनके मैजिकल पावर के हिसाब से रैंकिंग किया जाता है, जैसे ए, बी, सी और डी। सबसे पावरफुल हंटर एस रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर ई रैंक के होते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि एक बार मैजिकल पावर जग जाने के बाद हंटर उसे और कोई रैंक को डेवलप नहीं कर सकते। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 साल पहले के एक आइलैंड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन हो रहे थे और कुछ शिप के क्रू इसे दूर से देख रहे होते। ये लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं। लेकिन इनका कैप्टन इन्हें मना करता है और कहता है कि हमारे हथियार इनका कोई नुकसान नहीं कर सकते, तो इन्हें हंटर पर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे हमें उस आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ हंटर्स आंट जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, पर ये आंट जैसे मॉन्स्टर इन पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि ये लोग लो रैंक के हंटर होते हैं और एक हंटर तो लगभग मर ही गया था। लेकिन तभी यहाँ पर 3 एस रैंक के हंटर आ जाते हैं, जिनमें से ब्यूंग नाम का हंटर हीलिंग मैजिक को यूज करके घायल हंटर्स को ठीक करता है और बाकी इन आंट जैसे मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस रैंक के हंटर बहुत पावरफुल होते हैं, तो वो आसानी से इन आंट जैसे मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर हमें शहर में मिस्टर चोई नाम का एक बंदा का सीन दिखाया जाता है जिसके पास फायर टाइप का कुछ मैजिक होता है और ये इस टीम को लीड कर रहा होता है और इन आंट को हराने में इनको मदद करता है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक पोर्टल होता है और यहाँ लोग एक मिशन पर आए होते हैं। यहाँ हमें एक किम नाम का आदमी का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ कुछ पी रहा होता है, और तभी यहाँ पर एक पार्क नाम का बंदा इधर आता है और किम उसे कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुमने हंटर का काम छोड़ दिया था, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई। तो इस बात पर पार्क उसे कहता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उस वजह से वो इस मिशन पर आया है, क्योंकि इन मिशन को पूरा करने के बाद इन हंटर्स को ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। तभी यहाँ पर कहानी का हीरो जिनवू आता है और सब लोग उससे हाय हेलो करते हैं। तो इसे देखकर किम पार्क से पूछता है कि ये बंदा कौन है, कुछ ज्यादा ताकतवर है क्या भाई। सभी लोग इससे हाथ मिला रहे हैं और हालचाल पूछ रहे हैं इसका। तो इस बात पर किम कहता है कि नहीं, बात तो इसका पूरा उल्टा है। ये आज तक का सबसे कमजोर हंटर है क्योंकि ये ई रैंक के डंजन्स में भी घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। अभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होती है जूही, और वो जिन्वू के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न होती है और वो जिन्वू को देखकर पूछती है कि तुम्हें इतने सारे चोट कहाँ से आए, तुम ख्याल वाल रखते हो या नहीं तुम्हारा। तभी यहाँ पे एक मीटिंग होती है और ये बंदा बताता है कि आज ये बंदा इनका कैप्टन होगा जिनका नाम है संग। तो ये इस टीम का कैप्टन होता है और इस टीम में सबसे हाईएस्ट रैंक के मेंबर होते हैं, और ये आज ये जाने वाले एक मिशन पर जो कि एक डी रैंक के डंजन से लड़ने का मिशन होता है। पर वहाँ जाने से पहले किम जिन्वू से कहता है कि तुम मेरे साथ रहना जिससे कि तुम्हें कम चोट लगे, और जूही भी इधर इनके साथ में ही चलती है। और हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू के पास एक नाइफ होती है जिसके अंदर थोड़ी बहुत मैजिकल पावर्स भी होती है और उसका बजट के हिसाब से वो यही अफोर्ड कर सकता था, पर कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो है उसके पास लड़ने के लिए, और वो ये कहता है कि वो अपनी जी जान से लड़ेगा आज। वही हमें दूसरी तरफ प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है और इन लोगों की गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग होती है और हमें बताया जाता है कि जब हंटर्स डंजन में जाते हैं इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तो उन्हें कुछ जेम्स मिलते हैं, कुछ क्रिस्टल मिलते हैं जिसके बदले ये लोग पैसे कमाते हैं क्रिस्टल को बेच के। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिन्वू का सीन जिसको एक छोटा सा क्रिस्टल मिल चुका है, हालांकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पर उसको उसका पहला क्रिस्टल मिल चुका होता है। तभी उसके ऊपर एक गॉब्लिन आके अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसकी नाइट भी टूट जाती है और वो गॉब्लिन जिन्वू का एकदम पेट को मारता है। यहाँ पे जिन्वू को बचाने के लिए जूही आती है, लेकिन जिन्वू बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका होता है। जूही इधर आती है और जिन्वू को हील करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वो एक अपर रैंक के हंटर है और उसके पास हीलिंग मैजिक है, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है उसकी हीलिंग मैजिक। जिन्वू इधर देखता है कि कैसे बाकी हंटर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं, और साथ ही साथ हमें बताया जाता है कि ये जो हमें जेम्स मिलते हैं ये उतना ही ताकतवर होता है जितना ताकतवर वो मॉन्स्टर होता है। मतलब कि कोई अगर ताकतवर मॉन्स्टर है उसको हराने से उतना ही ताकतवर जेम्स मिलेगा, और उन्हीं जेम्स की मदद से ही काफी ताकतवर हथियार भी बनाए जाते हैं जिससे कि और भी ज्यादा ताकतवर बीस्ट को हराया जा सकता है।
दूसरी ओर अगर गवर्नमेंट की बात करें तो वो इन जेम्स का इस्तेमाल करके एक एनर्जी सोर्स बना सकते हैं। तो वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर होता है और बाकी सारी जो पावर के सोर्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। लेकिन जहाँ तक बात है इन जेम्स की, इसकी मदद से वो लोग एक अच्छी खासी पावर का सोर्स बना सकते हैं। इस वजह से वो चाहते हैं कि उन लोगों को उसका एक्सेस दिया जाए, यानी कि गवर्नमेंट को। दूसरी तरफ जूही काफ़ी टेंशन में होती है जिन्नू के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर होता तो वो मर भी सकता था। दूसरी ओर बाकी हंटर्स ने इन गॉब्लिन के बॉस को भी हरा दिया होता है, लेकिन इन्हें ज़्यादा जेम्स नहीं मिले होते। और अगर बात करें जिन्नू की, तो उसको सिर्फ एक ई रैंक का जेम्स मिला हुआ होता है, और वो ये सोचता है कि भाई अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाना, वो भी इस चीज़ के लिए, कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। तब भी इन लोगों को एक गुफा दिखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है, और हमको पता चलता है कि उस गुफा के अंदर और भी ज़्यादा बीस्ट और मॉन्स्टर हो सकते हैं, लेकिन इस गुफा के अंदर जाना और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस सिचुएशन में इनको उस गुफा के बारे में रिपोर्ट भी करना होता है और वापस भी जाना होता है। लेकिन ये लोग यहाँ पे लेकर डिसाइड करते हैं कि इनको करना क्या है, क्योंकि इनको ज़्यादा जेम्स मिला नहीं है, तो इन्हें ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे। और अगर ये लोग केव के अंदर जाते हैं तो हो सकता है कि इनको और भी ज़्यादा जेम्स मिले और इनको और भी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। संग, जो कि इस टीम का कैप्टन होता है, वो यह कहता है कि हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं कि हम अंदर जाने के लिए वोट करते हैं कि अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। ये सभी लोग वोट करते हैं और जूही मना करती है, भले ही पार्क और किम अंदर जाने के लिए हाँ बोल देते हैं। तो 6 के 6 वोट हो चुके होते हैं और ये एक तरीके से टाई हो चुका होता है, और एंड में सिर्फ जिन्नू ही बचता है जो कि वोट करने वाला होता है। तो वो थोड़ा सोचता है कि उसके पिता मिसिंग है और उसका माता भी बहुत बीमार होती है, और उसकी बहन भी अभी कॉलेज में पढ़ाई करती है, और वो उसके फैमिली में सिर्फ अकेला ही कमाई करता है। तो उसे पैसे की बहुत ज़रूरत होता है, जिस वजह से वो वोट पे हाँ बोल देता है जाने के लिए। दूसरी तरफ हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, और इधर एक बंदा होता है जो कि एक ब्लैक ऑर्ब को टच करता है, जिसकी वजह से उसकी मैजिकल एनर्जी का पता चलता है और उसे उसकी रैंक भी पता चलता है। तो ये एक तरीका है सिलेक्शन का। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर भी खड़े हुए होते हैं जो कि अलग अलग हंटर को अपने एसोसिएशन में हायर करना चाहते हैं। वही एक आदमी होता है जो कि मिस्टर चोई से बात करता है। आपको याद दिलाने के लिए बताता हूँ कि मिस्टर चोई वही एस रैंक वाला हंटर है जो कि फायर मैजिक यूज कर रहा था, और ऐसा लगता है कि अब उसकी खुद की एक एसोसिएशन है। और वो कॉल पे यह कहता है कि चाहे किसी भी एज का हो या फिर कोई भी जेंडर का हो, अगर उस बंदे के अंदर टैलेंट है तो फिर उसको हायर कर लो। तो भी चाहे जैसी ताकतवर और टैलेंटेड जिसके बराबर कोई भी नहीं है हमारे एसोसिएशन में। तो अब चाहे कौन है ये हमें बताया जाएगा आगे। यहाँ पे एक औरत होती है और उसका बैग छीन के 2 लोग स्कूटर पर भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदी आती है जो कि काफी कमाल के वे में इनसे पर्स ले लेती है और उस औरत को दे देती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि चाहे होती है, और इसको देखकर बाकी सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़ी साई टाइप की है। तो वो इन लोगों से बिना बात किए ही चली जाती है और हमें बताया जाता है कि वो एक एस रैंक का हंटर है। दूसरी तरफ हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ की ये लोग तकरीबन 40 मिनट से गुफा के अंदर जा रहे होते हैं, और जिन्नू वहाँ जूही से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से जूही को गुफा पर आना पड़ा। जूही जिन्नू पर गुस्सा करके बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या, तुम्हारी जान खतरे में है, अभी तुम ठीक तरह से ठीक भी नहीं हुए हो। तो जिन्नू मन में कहता है कि वो तो बी रैंक की हीलर की मदद से वो हमेशा बच जाता है, वरना उसकी तो वाट लग जाती है ना। तो जब जूही जिन्नू को देखती है तो वो यह कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें सच में बुरा लग रहा है, तो अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो तो तुम मुझे कुछ खिला सकते हो। तो जिन्नू इस बात पर कहता है क्या? तो जूही कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे साथ में खाने का। तभी ये लोग एक बड़े से गेट के पास पहुंचते हैं और इनको काफ़ी अजीब सा लगता है, लेकिन भाई कुछ मेंबर यहाँ पे आने के लिए तैयार थे, तो ये कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, हमें भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो हम अंदर चलते हैं। दूसरी तरफ हमें नए रिक्रूट्स का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी अभी हायर किए गए होते हैं। इधर हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गो गुनी होता है और वो ये कहता है कि तुम में से कई लोग आगे चल के हंटर्स बनेंगे और कई लोग हंटर नहीं बन पाएंगे। तो करीब 10 साल हो चुका है उस पोर्टल को आए हुए, और आज भी उसमें कई सारी मिस्ट्रीज है। इन डंजन्स में एक हंटर बनना अपनी जिंदगी को दाव पे लगाना है, फिर चाहे तुम कितना भी आदत डाल लो लीड मिशंस की, तुम कभी भी अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकते हो, और तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ को, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो तुम्हें हर वक्त अलर्ट रहना होगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग डोर खोल लेते हैं और वो देखता है कि इधर काफ़ी बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं, और ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि यहाँ पे एक मैजिक से सर्कल है और इस जगह का एक इंस्ट्रक्शन का स्टैचू भी है। तभी जो कहती है कि जिन्नू मुझे लगता है कि उस स्टैचू ने अभी अभी
आंखें हिलाई। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी बात है। और तभी एक बंदा यहाँ का जो इंस्ट्रक्शन था उसको पढ़ना ख़त्म करता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जो भी इस बात को नहीं मानेगा वो इस जगह से ज़िंदा वापस नहीं जा पाएगा। और तभी इस जगह का दरवाज़ा अचानक से ही बंद हो जाता है। और इन मेंबर्स में से एक बंदा कहता है कि भाई मैं तो घर चला और तुमको जो करना है कर लो, तुम लोगों को पैसे से तुम ही रख लो, भाई मैं तो चला घर को। और वो जब दरवाजे के पास ही पहुंचता है, इनमें से एक स्टैचू हिलता है और उसको मतलब सिर से ही काट देता है। और उसको देख के सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। और जिन्नू सोचता है कि भाई ये बंदा कौन था, पर जो भी हो ये तो मेरे से भी ताकतवर ही था। और ये सब लोग समझ जाते हैं कि ये सब अब फंस गए इस गुफा में। और ये भी समझ गए कि वो दरवाजे वाला स्टैचू हिल सकता है तो यहाँ का सभी स्टैचू हिल सकता है। और तभी जिन्नू देखता है जो बड़ा वाला स्टैचू जो बैठा था उधर, वो अपनी आँख हिलाता है। और जिन्नू हमें बताता है कि वो आज तक कई सारी ज़िंदगी और मौत के सिचुएशन से बच के आया है और उसने हर तरीके के सिचुएशन को झेला है। तो इससे हमें पता चलता है कि उसके ऑब्जर्व करने का पावर बाकी सारे लोग जो इस गुफा में उनसे तो ज़्यादा ही है। और जिन्नू एकदम से कहता है कि सब लोग झुक जाओ। और ये जो स्टैचू होता है अपनी आंखों से एक लेजर छोड़ता है जो जिससे कि सारे लोग, सॉरी कुछ लोग ही जल जाते हैं। और जिन्नू समझ जाता है कि उसका मरने का टाइम आ गया है। और एपिसोड 1 यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है।